हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय न्याय संहिता का BNS 2023 के चैप्टर 11 की बात करते हैं। चैप्टर 11 में आज हम बात करेंगे विधि विरुद्ध जमाव 189 सेक्शन 189 अनलॉफुल असेंबली। तो 189 में BNS की धारा 189 या सेक्शन 189 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो 141 IPC हुआ करता था, BNS में अब 189 है। तो 189 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा होने के लिए 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा होना जरूरी है। सो वही है, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन सभी व्यक्तियों का जो भी उस जमाव के रूप में गठित हुए हैं या जिनसे वो जमाव गठित हुआ है, जिनसे वो जमाव बना है, उन सभी व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य हो। तो देखो, सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट उन सभी का होना चाहिए। तो पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें जो है 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। डेफिनेशन जब इसका या असेंशियल एलिमेंट्स, इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो भी इसी से निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या क्रिमिनल फोर्स के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित किया जाता है। आतंकित करना, टेरर दिखाना किस किस को है? वो 5 लोगों को है, 5 एजेंसीज को है, आप मान सकते हैं। जैसे पहला केंद्रीय सरकार को, दूसरा राज्य सरकार को, तीसरा संसद को, चौथा राज्य के विधानमंडल को, 5वां किसी लोक सेवक को। तो इन 5 को या आगे लोक सेवक के लिए कंडीशन है कि वो लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तब ऐसा नहीं कि लोक सेवक जो है, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो ऑफ ड्यूटी है, वो ड्यूटी पर नहीं है और तब भी वो ये तब ये ऑफेंस जो है मतलब उस व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं बनेगा। ठीक है। तो दूसरा जो है किसी भी विधि के या विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना। और तीसरा किसी भी रिस्टी, मिस्चीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार या फिर अन्य अपराध को करना। ये 5 व्यक्ति जो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जो जमाव करते हैं, वो रिस्टी करते हैं, आपराधिक अत्याचार करते हैं या कोई अन्य अपराध करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपराधिक बल के प्रदर्शन का ही प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन क्या चीज़ें की जा रही है? आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का कब्जा लिया जा रहा है या किसी व्यक्ति को उसके किसी भी रास्ते के मार्ग के अधिकार के उपभोग से वंचित किया जा रहा है, जल का उपयोग करने का उसको अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा है, या कोई अन्य इनकॉर्पोरियल या अमूर्त अधिकार है उसके पास जिसका वो कब्जा रखता है, उससे उसके उपभोग से, उसको यूज करने से, कंज्यूम करने से वंचित किया जा रहा है, या फिर कोई और अधिकार या अनुमति अधिकार को प्रवर्तित कराया जाता है आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा ही। ठीक है। तो चौथे पॉइंट में भी हमको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपराधिक बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे कुछ व्यक्तियों को कुछ पर्टिकुलर जो उसके राइट्स हैं उनके प्रयोग से वंचित किया जा रहा है। अगली बात, 5वां जो पॉइंट है वो हमको ध्यान रखना है कि आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा ही किसी व्यक्ति को, देखो, कोई एक्ट करने से रोका जा रहा है या किसी ओमिशन को करने से रोका जा रहा है। जैसे एक्ट और ओमिशन क्या होते हैं? बेसिकली हम सब जानते हैं कि कोई भी वह कार्य जिसको करने के लिए वह व्यक्ति लीगली बाउंड होता है उसको हम विधिक कार्य कहते हैं, और जो कोई भी ऐसा कार्य जो विधि के विरुद्ध है उसको वह कार्य करने से वो व्यक्ति रोका जाता है या उस व्यक्ति को वो काम नहीं करना चाहिए, उसको ओमिशन कहा जाता है, लोप कहा जाता है। तो वही 5वें पॉइंट में हमको ध्यान रखना है कि आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वो करने के लिए जिसको करने के लिए वैध रूप से वो आबद्ध नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है, जिस काम को करने के लिए उस काम को उससे करवाना जबरदस्ती, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा, या जिस काम को करने के लिए वैध रूप से हकदार है उस काम का लोप करने के लिए उसको विवश करना। तो ये सारे जो 5 पॉइंट्स हैं हमारे, नंबर 1 ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो एजेंसीज वाला, उसके बाद किसी भी लॉ या लीगल प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को रजिस्ट करना, उसके बाद मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या अदर ऑफेंसेस का करना, उसके बाद फिर क्रिमिनल फोर्स के प्रदर्शन के द्वारा किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना या फिर किसी व्यक्ति को वही मार्ग के अधिकार वगैरह और जल के उपयोग करने से रोकना। फिर उसके बाद में लास्ट एक्ट और ओमिशन से संबंधित हमारा ये प्रोविज़न है। ठीक है। स्पष्टीकरण हमको ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि, और मेंस में भी यहीं से स्पष्टीकरण ही उठा करके पूछ लेते हैं कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, क्या वो उसके बाद में विधि विरुद्ध जमाव बन सकेगा? ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि हाँ, कोई भी जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, अगर उसके बाद वो विधि विरुद्ध जमाव मतलब उनका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो वो विधि विरुद्ध जमाव बन सकेगा। स्पष्टीकरण हमारा 189 का कहता है, जो पहले 141 सेक्शन हुआ करती थी IPC में।
तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 उपधारा कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में सम्मिलित होता है, उसमें बना रहता है, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। तो यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए एक पनिशमेंट निर्धारित की हुई है 189(2) में, जो कि है 6 महीने तक की, या फिर फाइन या फिर दोनों। तीसरी बात कि जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में जानते हुए कि उसको बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है, मतलब उस जमाव को हटने का आदेश दे दिया गया है लॉ के द्वारा किसी प्रिस्क्राइब मैनर से, फिर भी उसमें वो बना रहता है, तो फिर उसको 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। उपधारा 4 फिर हमारा कि अगर कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जो आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु जिससे हो सकती है, सज्जित होते हुए, मतलब वो अब हथियार अपने हाथ में रखते हुए उस विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, तो उसके लिए भी 2 साल तक का कारावास या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद में 5वीं उपधारा कहती है कि जब जो कोई व्यक्ति 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिससे पब्लिक पीस में विघ्न पड़ता हो, लोक शांति में विघ्न पड़ता हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का अगर विधिपूर्वक आदेश दे दिए जाने पर भी उसमें सम्मिलित होगा या उसमें बना रहेगा, तो उसको भी 6 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उपधारा 6 पढ़ लेते हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी भी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने से या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा। अब अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने के लिए किराए पर व्यक्तियों को लिया जाता है, तो भाड़े पर अगर लेगा, वचनबद्ध करेगा, प्रॉमिस करेगा, एम्प्लॉय उसको रखेगा, नियोजित करेगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी रीति से उसको दंड मिलेगा, मानो कि वो व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या फिर उसने ऐसा अपराध खुद ही किया था। ठीक है। नंबर 7 फिर जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के लिए किसी घर में या उसके अधिभोग या प्रभार के अधीन कोई परिसर है उसमें आश्रय देता है, संश्रय देता है या फिर जमाव करता है, या ये जानते हुए कि ये जो व्यक्ति है वो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लिया गया है, लगाए गए हैं, नियोजित किए गए हैं, तो या फिर उसको भाड़े पर अभी लगाया नहीं है, लगाया जाना है या नियोजित किया जाना है, और फिर भी वो अपने घर में रखता है, उसको अपने परिसर में रखता है, तो 6 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को जो पर्टिकुलर उस विधि विरुद्ध जमाव के व्यक्ति को अपने यहाँ पे आश्रय देता है। उसके बाद 8वीं उपधारा की उपधारा 1 में जो भी फंक्शंस दिए गए हैं उनको करने में जो सहायता करता है, ये भाड़े पर ले जाने के लिए या नियोजन के लिए प्रयास करता है, प्रस्ताव करता है, या जो नियोजित है या भाड़े पर लिया गया है, तो उसको भी 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो कोई उपधारा 8 में जो नियोजित या भाड़े पर होने के नाते जो भी व्यक्ति है वो अगर हथियार रखता है और हथियार सहित वो नियोजन प्रस्ताव करता है, तो घातक आयुध से सज्जित होकर उस ऐसे आयुध का उपयोग करता है और जिससे कि मृत्यु कारित होने की संभावना है, तो उसको 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखो बहुत सारी सेक्शंस थी 189 के बाद में भी, जो कि एक ही जगह पर इन्होंने कंपाइल कर दिए, है ना। तो 189 अगर हम देखें विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली, अभी BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 189 जो है वो हमारा 9 उपधाराओं में 9 सबसेक्शंस में बटा हुआ है। ठीक है, 9 सबसेक्शंस में बटा हुआ है। पहली सबसेक्शन में अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमाव की डेफिनेशन निकल के आती है, 5 पॉइंट्स उसमें हमको ध्यान रखना है। दूसरी में फिर जो कोई मेंबर बनता है उस अनलॉफुल असेंबली का, उसके लिए दंड बताया है। तीसरे में बिखर जाने का आदेश दे दिया, फिर भी मेंबर बना रहता है, फिर पनिशमेंट बताया जो 2 साल या जुर्माना है। फिर घातक आयुध वाला प्रोविजन उपधारा 4 में 2 साल या जुर्माना सजा है। फिर 5 या 5 से अधिक अगर कोई लोक शांति में विघ्न डालते हैं, 5वां पॉइंट है, उसके लिए संबंधित तो 6 महीने की सजा है। और फिर छठे अगर कोई भाड़े पर लेता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनाने के लिए किसी व्यक्ति को, तो ऐसे ही उसको दंडित किया जाएगा, मानो कि विधि विरुद्ध जमाव का वो सदस्य रहा था। उसके बाद फिर वही है 7वीं उपधारा भी कि अनलॉफुल असेंबली के सदस्यों को अगर कोई भी व्यक्ति है जो भाड़े पर लिए गए हैं उनको अपने यहाँ पर आश्रय देता है, संश्रय देता है, तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है जो 6 महीने जुर्माना है। और फिर घातक भाड़े पर लिए गए व्यक्तियों के लिए जो भी है लिए जाने का कोई अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, तो उसके लिए 6 महीने की सज़ा है। और फिर लास्ट में घातक आयुध वाला प्रोविज़न है, तो उसके लिए 2 साल तक की सज़ा है या जुर्माना है। तो इस तरीके से हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 189 विधि विरुद्ध जमाव को आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हमको रूबरू होना होगा भारतीय न्याय संहिता के नए नए प्रावधानों से, जो कि IPC में हमारे अलग सेक्शन नंबर के अंतर्गत
निहित है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।